एक माँ बाप डेली आपके धूप में खड़े होकर आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ने को तैयार हो रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन नहीं, जब तक इनकी जॉब पे बात नहीं आती, जब तक इनके ऊपर कुछ वो एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक सर ये लोग कुछ काम नहीं करना चाहते। तो आपको एक्शन लेने में कहां दिक्कत आ रही है सर? कब लेंगे? जब हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, जब हम मेंटली बिल्कुल टूट चुके होंगे, तब ये डिसीजन लिए जाएंगे। सर उस न्याय की कोई वैल्यू नहीं है जिसमें माँ बाप का पूरा टाइम ही खराब कर दें। मतलब आज ये डॉक्टर नहीं रहे सर, अब ये डॉक्टर नहीं रहे सर, अब ये लोग क्रिमिनल बन चुके हैं। सर हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन करवाने तक के लिए इतना लड़ना पड़ता है। मतलब आप समझिए कि उन माँ बाप का दुख अगर 1% रत्ती भर भी आप लोग समझ सकते हैं कि उस वक्त किस पेन में होऊंगा मैं। 1 अप्रैल से लेके सर 5 जून तक सर उस कोर्ट में हमारी लीगल फाइट चली। सर आज तक उन्होंने कोई गाइडलाइंस इशू नहीं की। गुरुग्राम में एक दंपत्ति के 2 जुड़वा बच्ची IVF के जरिए हुई, जिसमें एक बच्ची के नैन नक्श माता पिता से नहीं मिल रहे थे। माता पिता को शक हुआ तो उसके बाद उन्होंने बच्ची का DNA टेस्ट कराया, जिसमें DNA टेस्ट की रिपोर्ट में बच्ची का DNA माता पिता के DNA से मैच नहीं खा रही थी। जिसके बाद माता पिता ने पुलिस में इसकी कंप्लेंट करी। IVF जिस हॉस्पिटल में बच्चों के जन्म हुआ था उसके ही कंप्लेंट करी, पुलिस ने नहीं सुनवाई करी। उसके बाद उन्होंने कोर्ट का शरण लिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को आदेश दिया गया था कि इसमें पूरे मामले पर जांच की जाए और उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो जब्त किए जाएं। लेकिन माता पिता लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे थे और आज भी चक्कर ही काट रहे हैं, थाने के चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो माता पिता हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका और किस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है? नमस्कार, मेरा नाम राहुल राठौड़ है और ये मेरी वाइफ मिसेस मीनू राठौड़। और सर जैसा कि पहले भी मैं कई उनमें बता चुका हूँ जो हमारे साथ हुआ है कि हम लोग 2025 में IVF ट्रीटमेंट करवाया था। SCI IVF हॉस्पिटल ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में है, M ब्लॉक मार्केट में। और वहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट हुआ था, IVF ट्रीटमेंट। और हमारी जो डिलीवरी हुई है, बच्चों की डिलीवरी हुई है, वो मैक्स हॉस्पिटल द्वारिका में हुई है। अब जब बच्चे हुए सर, जो छोटा बच्चा था वो बिल्कुल था क्या, मतलब जो छोटा बच्चा है बहुत प्यारा बच्चा है, उसके जो नैन नक्श जो मिल रहे थे वो हमसे नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से आप लगा के चलिए डाउट हुआ। फैमिली ने मुझे बोला कि हमें DNA टेस्ट करवाना चाहिए। जब DNA टेस्ट करवाया दोनों बच्चों का, दोनों पेरेंट्स के साथ हुआ, और जो रिपोर्ट्स थी सर वो बिल्कुल ही, उसने तो लगा के चलिए हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन ही छीन ली थी। आप लगा के चलिए ना तो मदर के साथ DNA मैच कर रहा था ना फादर के साथ। तो ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि ये 2 बच्चे हमें जो दिए गए हैं वो जेनेटिकली हमारे नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए ये खड़ा हो गया था कि जब ये बच्चे जेनेटिकली हमारे नहीं है तो अब इन बच्चों को जन्म हम ही ने दिया है या नहीं दिया, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। इस चीज़ के लिए हमने हॉस्पिटल को अप्रोच किया, दोनों हॉस्पिटल में मतलब हम लोग गए, दोनों से बात की। दोनों का रवैया बिल्कुल अलग था। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कहाँ पर क्या हुआ हमारे साथ। पुलिस में गए सर, 17 जनवरी 2025 को सर मैं पुलिस स्टेशन चला गया था DCP साहब के पास अपनी कंप्लेन लेके। सर 3 महीने तक ना जाने कितने चक्कर काटे हैं मैंने, कितने हाथ जोड़े हैं, कितनी रिक्वेस्ट की है, मेरी FIR नहीं की गई सर। सिर्फ इस बेस पे कि SCI IVF हॉस्पिटल ने बोला है कि आपने डबल डोनर लिया है। डबल डोनर मतलब कि आपने एग डोनर भी लिया है और स्पर्म डोनर भी लिया है। ये डबल डोनर लिया है और उन्होंने बोल दिया है, और ये काफ़ी है आपके FIR ना करने के लिए। उसके बाद सर जब थक हार गए, कहीं पर FIR नहीं हुई, फिर हम लोगों ने सर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी था हमारे बच्चों के साथ हुआ क्या है। सर जब हम लोग कोर्ट में गए हैं सर, आप लगा के चलिए, सबसे पहले जो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं उन्होंने पुलिस की भी ATR रिपोर्ट मंगवाई थी, उन्होंने हमारा भी केस पढ़ा। सर उन्होंने खुद अपने ऑर्डर में लिखा कि इसमें बहुत ज़्यादा संगीन अपराध की पॉसिबिलिटी है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की पॉसिबिलिटी है, एम्ब्रियो या बच्चों के सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी है, इसकी जांच होनी चाहिए। जब
फिर नेक्स्ट डे सर पुलिस अगेन कोर्ट में खड़ी थी सर रिवीजन पिटीशन लेके, कि उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि इस केस की जो जांच की जाएगी वो कोई एक बड़े रैंक का अधिकारी, एसीपी एंड अबव रैंक के अधिकारी करेंगे। पुलिस ने ये रिवीजन पिटीशन डाली कि जी आप ये लाइन नहीं लिख सकते। कोर्ट ने भी उसके बाद वहाँ पर जो भी बात हुई, सारी चीज़ें हुई, तो आप लगा के चलिए वहाँ पर कोर्ट ने अपना ऑर्डर को थोड़ा चेंज किया, क्योंकि बात सेशन कोर्ट में जा चुकी थी। उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो चुका है। पुलिस को जल्दी से जल्दी एफआईआर करने के ऑर्डर दिए उन्होंने, और उन्होंने बोला कि इस केस के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट सीज करने हैं उसकी पूरी लिस्ट बताई सर। उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट को लिस्ट आउट किया कि कौन से डॉक्यूमेंट सीज करने हैं सर। और हर 2 हफ्ते में डीसीपी सर को ये हिदायत दी गई कि हर 2 हफ्ते में उनके थ्रू ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होनी जरूरी है कि हर 2 हफ्ते में आप क्या कर रहे हो। सर 31 मार्च 2026 को सर मेरी एफआईआर होती है सर, और 1 अप्रैल को एफआईआर पे नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन पे स्टे दे दिया जाता है, क्योंकि एफआईआर तो हो चुकी है। अब उस इन्वेस्टिगेशन पे सर हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन करवाने तक के लिए इतना लड़ना पड़ता है। मतलब आप समझिए कि उन माँ बाप का दुख अगर 1% रत्ती भर भी आप लोग समझ सकते हैं कि उस वक्त किस पेन में होऊंगा मैं, किस दर्द से गुजर रहा हूँगा, और उसके बाद मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना भागना पड़ रहा है, इतनी लीगल फाइट। किसी को नॉलेज नहीं होती सर, किसी को नॉलेज नहीं होती। सब कुछ नया सीखना पड़ता है, सब कुछ झेलना पड़ता है वहां पर जाके। 1 अप्रैल से लेके सर 5 जून तक सर उस कोर्ट में हमारी लीगल फाइट चली। इन्होंने एससीआई, हाँ जी, ये रिवीजन पिटीशन एससीआई आईवीएफ हॉस्पिटल वालों ने डाली थी सर कि सर जांच तो चलने दीजिए, जांच तो चलने दीजिए, जो केस का आपको फ्यूचर डिसाइड करना है वो कर लीजिए, लेकिन कम से कम जांच तो होने दीजिए। सर जांच नहीं खुली सर, लेकिन इस केस को बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक पे डाला गया। उस चीज़ को कोर्ट ने, और मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ कि थैंक गॉड जुडिशरी है कि 2 महीने के अंदर अंदर 3 कोर्ट से ये फैसला होकर निकला। आप लगा के चलिए उन्होंने 5 जून को, क्योंकि हमने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे। उनका क्लेम था कि हमने डबल डोनर लिया इसीलिए डीएनए मैच नहीं कर रहा, और हमारा क्लेम था हमने कभी कोई डोनर लिया ही नहीं और हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई जाए। सर आप बिलीव कीजिए, कोर्ट के ऑर्डर आप लोगों के पास ऑलरेडी कॉपी है, हर न्यूज़ चैनल के पास गई हुई है। सर कोर्ट ने खुद लिखा है कि जो रिविजनिस्ट हॉस्पिटल है उसकी जो स्टोरी है वो बिल्कुल आप लगा के चलिए, उनके इन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं वो इर्रेगुलर है, फॉर्ज्ड है, फैब्रिकेटेड है, वो मैच ही नहीं कर रहे हैं उनके जो बयान वो दे रहे हैं, जो स्टोरी वो बता रहे हैं। इसीलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। अब सर 5 जून, ऑलरेडी 5 महीने बीत चुके हैं सर। 5 जनवरी को मेरे बच्चों का जन्म हुआ, आज हम सर 6ठे महीना चल रहा है सर ये। सर आप लगा के चलिए आज अब नया टेक्निकल पेच आ गया है कि जी पुलिस कह रही है कि हमें जो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर चाहिए वो एआरटी, स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट से चाहिए। ये चीज़ मुझे पहले ही बता दी गई थी कि हेल्थ मिनिस्ट्री का केस है। वो ऐसा नहीं है वो गलत कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत कह रहे हैं सर, लेकिन एआरटी डिपार्टमेंट को इस केस के बारे में आप लगा के चलिए फरवरी में ही पता चल गया था, मार्च में पता चल गया था। 16 मार्च को हमारी मीटिंग भी हुई है वहाँ पर। सर आज तक उन्होंने कोई गाइडलाइंस इशू नहीं की। सर आप 2 स्टेट में, मैं एग्जैक्टली स्टेट याद नहीं कर पा रहा, शायद कर्नाटका या हैदराबाद है, एक शायद अपना जयपुर है, मतलब राजस्थान है, यहाँ पर सर यहाँ पर भी सेम ही केस हुआ है। आईवीएफ सेंटर पे डीएनए मैच ना होने का आरोप लगा सर, महीने के अंदर अंदर एक्शन हो गया। जो कल्प्रेट्स थे सर वो जेल गए, ठीक है जी, जो माँ बाप थे उनको न्याय मिला। सर कहाँ वीकनेस है? या तो वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, दोनों स्टेट की पुलिस भी और वहाँ का एआरटी डिपार्टमेंट भी, ठीक है जी, और या फिर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा, मैं क्या कहूँ सर उसके में कहने, सर ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट जो है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो पिछले 3 महीने से ये बता नहीं पाई कि पुलिस को कौन से डॉक्यूमेंट सीज करने हैं, जबकि कोर्ट के ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है क्या डॉक्यूमेंट सीज करना है, कैसे सीज करना है, बस ये बताना है। सर एक बात तो ये, वहां से कोर्ट ने बोल दिया कि ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है, फैब्रिकेटेड है। वो एक कंसेंट फॉर्म लेके आते हैं अपने उसमें कि माँ बाप ने हमें कंसेंट दिया था। सर कोई भी ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले कंसेंट लिया जाता है।
जिस टाइम का वो कंसेंट फॉर्म दिखा रहे हैं 14 मई 2025 का सर, आप लगा के चलिए 4 बजे वो मतलब 3:59 पे वो परचेज किया गया है। अरे सर 3:27 पे तो मेरी वाइफ को एनेस्थीसिया लग गया था उन्हीं के हॉस्पिटल में, ऑपरेशन शुरू हो गया था 3:28 पे। जब 3:28 पे ऑपरेशन शुरू हो गया तो फिर वो साइन किससे करवाए हैं? बीच में से होश दिला के उनको साइन करवाया गया सर। सर इस लेवल की फॉर्जरी फैब्रिकेशन पे ये लोग आ चुके हैं सर। क्रिमिनलिटी मतलब आज ये डॉक्टर नहीं रहे सर, अब ये डॉक्टर नहीं रहे सर, अब ये लोग क्रिमिनल बन चुके हैं सर। कितना डिफिकल्ट था सर पुलिस के लिए और स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट कह लीजिए, किसी भी अथॉरिटी के लिए, कि जब मैं कंप्लेन लेके गया था इन लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा था, तब एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम हायर की जाती। 14 मई को मेरे एम्ब्रियो, क्योंकि बच्चे तो सर 2 जगह ही चेंज हो सकते हैं, या तो मैक्स में हो सकते हैं, उधर हो सकते हैं सर। जब 14 मई को मेरी एम्ब्रियो ट्रांसफर हुई थी, उससे 3 दिन पहले 3 दिन बाद टोटल 7 दिन का डेटा निकलवाते किस किस के ट्रांसफर हुए। कोई 500-700 लड़कियों के तो हुए नहीं होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे? 5, 7, 10, इससे ज्यादा तो ट्रांसफर हुए नहीं होंगे। और यहां पर मैक्स में कितने जुड़वा बच्चे पैदा हो गए होंगे सर? ये कितना डिफिकल्ट है सर, और आज भी कितना डिफिकल्ट है। लेकिन अब ऐसी लीगल फाइट में फंसा दिया गया है कि पहले आपको कोर्ट, पहले एआरटी डिपार्टमेंट डिसाइड करेगी कि क्या गाइडलाइंस इशू करनी है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्जशीट दायर करेगी, उसके बाद कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर वहां से फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वो सही बोल के गए सर, हमें 15 साल तुम्हारे ऐसे ही निकाल देंगे। 15 साल में सर ये बच्चे बहुत बड़े हो चुके होंगे मेरे पास जो होंगे, और जिन माँ बाप के पास मेरे बच्चे होंगे वो बहुत बड़े हो चुके होंगे। सर क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप बच्चे सर्च कर दीजिए? कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो हॉस्पिटल ने क्लेम डाला है वो फॉर्ज्ड है, उन्होंने क्लियर कर दिया। तो सर क्या प्रॉब्लम है? मैं हॉस्पिटल्स वालों की रिकॉर्डिंग दे चुका हूं सर, मैं उनकी रिकॉर्डिंग सबमिट कर चुका हूं। उनके डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट नहीं किए सर, वो डॉक्यूमेंट उनके सबमिट किए हुए हैं, वो मैंने नहीं दिए सर। वो कंसेंट फॉर्म उन्हीं ने लाके दिया है, वो बाकी के डॉक्यूमेंट उन्हीं ने लाके दिया है सर। एआरटी डिपार्टमेंट इतना वीक है सर कि वो डॉक्यूमेंट देख के उनको ये नहीं देखना कि ये साइन मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनको ये देखना है कि एक लॉ है कि अगर कोई कंसेंट फॉर्म होगा तो उसकी कोई कंप्लायंसेस है। सबसे पहला कंप्लायंस है सर कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। आज मैं और आप एक रेंट एग्रीमेंट कर लेंगे, वो भी रजिस्टर्ड करवाएंगे सर, नोटरी तो करवाएंगे, कुछ नहीं भी होगा नोटरी तो करवाएंगे सर। सर वो नोटरी तक नहीं है सर, उसको आधार मान के किस बेसिस पे आपने गाइडलाइंस को रोक रखा है? क्यों आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे? आपके पास पूरी पावर है उनका लाइसेंस सस्पेंड करने का, उनको रद्द करने का। आपको जब पता लग गया है कि जब पहली शुरुआत ही जो सबसे पहला पन्ना लगना है वो कंसेंट फॉर्म लगना है, बाकी तो उसके बाद गया ना, जब वही फोर्स्ड है तो आपको एक्शन लेने में कहां दिक्कत आ रही है सर? कब लेंगे? जब हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, जब हम मेंटली बिल्कुल टूट चुके होंगे, तब ये डिसीजन लिए जाएंगे सर। उस न्याय की कोई वैल्यू नहीं है जिसमें माँ बाप का पूरा टाइम ही खराब कर दें। हमारी आज भी हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे बच्चे ढूंढिए, बच्चों को सर्च कीजिए आप लोग। जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया है कि आपने डबल डोनर यूज़ किया, तो उसका रिकॉर्ड भी होगा। अगर आपने डबल डोनर के लिए डिमांड भी की होगी तो आपने कुछ तो एप्लीकेशन दी होगी, कुछ तो आपने डिमांड के लिए पेपर सबमिट किए होंगे, तो वो तो ऑन रिकॉर्ड होगा ना सब चीज़ें? सर हमने अपने सारे ओरिजिनल पेपर की कॉपी उनको सबमिट करवाई है और ओरिजिनल पेपर रेडी हैं। नॉर्मली किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहला काम क्या होगा? आपकी जो कंसल्टेशन हुई है, ठीक है जी, आपको वो लिख के दी जाएगी। सर हमारी किसी एक कंसल्टेशन उस पर दिखा दीजिए, डोनर का नाम लिखा हो। हमारे डिस्चार्ज कार्ड पे किसी एक जगह डोनर का बता दीजिए। अगर वो कहते हैं कि डोनर की आइडेंटिटी एनोनिमस रखनी होती है, तब भी सर आपको आपके डॉक्यूमेंट पे ये एआरटी लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है कि उसके जो सर्टिफिकेट है उस पर लिख के देना है कि आपका ट्रीटमेंट डोनर से हो रहा है। और दूसरी चीज, जो वो उसके फेवर में डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, एआरटी लॉ को पता नहीं क्या क्या कंप्लायंसेस है, वो अपने कंप्लायंसेस को चेक करें सर। कितना डिफिकल्ट है। टोटल बता रहा हूं सर, जो आप बेयर एक्ट परचेज करेंगे 40 पन्ने से शुरू होता है सर ये एआरटी एक्ट, और सर 93, 94 पन्ने पे खत्म हो जाता है। टोटल 26.5 पन्ने हैं सर जो पढ़ने हैं। 26.5 पन्ने में से टोटल 10 लाइनें हैं डोनर के लिए जो लिखी हुई है कि अगर कोई डोनर ले रहा है तो ये डॉक्यूमेंट उनको करवाने, ये कंप्लायंसेस जो है वो पूरे होने चाहिए। सर कितना टाइम लगेगा? अगर मैं आज आपको वो एक बेयर एक्ट दे दूं
और आपको बोलूं सर पढ़ लीजिए और साथ में उनके डॉक्यूमेंट दिखा दो, आप बता दोगे कि भैया ये तो मैच ही नहीं कर रहा। 3 महीने से सर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से पहले उनको स्ट्रिक्ट मेल भेजी गई, उसके बाद 3 बार फॉलोअप मेल भेजी गई सर पिछले 3 महीने में, और मस्ट अर्जेंट हर चीज लिखी गई कि आप इसका रिप्लाई कीजिए। फाइनल जब ये आप लगा के चलिए, एक इनका मेल आया कि जी इन्होंने हमें कंसेंट फॉर्म और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं। सर आपका काम ये नहीं है कि इन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, वो एज पर एआरटी लॉ सही है या नहीं ये रिप्लाई दीजिए आप उन्हें। वो आपसे ये नहीं मांग रहे कि डॉक्यूमेंट कंसेंट फॉर्म तो कोर्ट में भी लेके गए हैं, कोर्ट ने भी बोल दिया वो फैब्रिकेटेड है। तो ये वर्ड से प्ले करने वाली बात है ताकि टाइम ड्रैग हो सर, ठीक है ना जी। सर हर किसी को पता है आज कोई भी इतना अमीर नहीं है, कोई भी इतना खानदानी वो नहीं है जो बिना काम किए रह सके, सबको पता है। सर ये सिर्फ न्याय को भटकाते हैं, ये लोग जीतते नहीं है सर, ये न्याय को भटका के, बहुत से केसेस है सर जो बीच में ही रह गए, जिनको न्याय मिला ही नहीं और भूल गए सब के सब लोग। और सर मेरे साथ भी यही किया जा रहा है, मेरे को भटकाया जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि एक ना एक दिन इनको वापस अपने काम पे लौटना पड़ेगा, परिवार को संभालना पड़ेगा, इसको मजबूर कर दिया जाए। सर क्यों है सर, हम टैक्स देते हैं तब इन लोगों की सैलरियां आती है, हम लोग अपना टैक्स जमा, अगर 1 महीने पूरे इंडियन टैक्स ना भरे ना सर, 2 साल तक इनकी सैलरियां नहीं पहुंचेंगी। आपकी कोई लॉयल्टी नहीं बनती, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। एक माँ बाप डेली आपके धूप में खड़े होकर आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ने को तैयार हो रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन नहीं, जब तक इनकी जॉब पे बात नहीं आती, जब तक इनके ऊपर कुछ वो एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक सर ये लोग कुछ काम नहीं करना चाहते। सर मुझे बता दिए, जो 2 स्टेट में वहां पर भी एआरटी डिपार्टमेंट होगा सर, वहां पर भी एआरटी डिपार्टमेंट होगा सर, उन्होंने ऐसा क्या एक्शन लिया होगा? वहां पर सर कोई ना कोई बैठा होगा जिसने उन पेरेंट्स की प्रॉब्लम को, उनके दुख को, उनकी व्यथा को समझा होगा सर, और उसने एक्शन लिया होगा। सर यहां क्या प्रॉब्लम है सर? वहां का और यहां का लॉ चेंज तो नहीं है सर। ये बताइए, चूंकि ये आईवीएफ के जरिए आपके बच्चे हुए, तो इससे पहले आपके और भी बच्चे हैं क्या? सर ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे हैं सर, एक 14 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 10 साल का गैप था। बड़ा परिवार हम चाहते हैं, मैं ऑलरेडी खुद भी बहुत बड़े परिवार से हूं। तो आपने आईवीएफ का ही जरिया क्यों चुना था? सर मैं बता रहा हूं, 10 साल का गैप था दोनों बच्चों में, ठीक है ना जी। तो अब जिस एज में हम लोग आने जा रहे हैं उसमें 10 साल के गैप को तो वेट नहीं कर सकते सर। दैट वाज द ओनली रीजन हम लोग आईवीएफ के लिए गए थे सर। हमारी सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी वहां पर सबमिटेड है। अब तो खैर जो डॉक्यूमेंट ही फोर्ज कर दिए, जो इस केस का सबसे बड़ा आधार था। सर मुझे एक बात बताइए, वो कोर्ट में जाने से पहले अगर डॉक्यूमेंट फोर्ज करके जा रहे हैं, वो बाहर आज भी घूम रहे हैं सर, वो कितने डॉक्यूमेंट में फोर्जरी कर सकते हैं? आपको पता कितना बड़ा नाम है शिवानी सचदेव गौर, कितना बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, आईवीएफ इंडस्ट्री में। सर वो अपनी इन्फ्लुएंस को यूज क्यों नहीं करेगी सर? और आप उनको करने दे रहे हैं, आप उनको फ्री छोड़ रहे हैं, जबकि पहला पन्ना बोल रहा है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट में डोनर का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि ये डॉक्यूमेंट फोर्ज है।